Hey guys, we are trying to cover all chapters of companies law and light law in a single video. So chapter 11 of the Companies Act 2013 जो सेक्शन 149 से लेकर 172 तक कवर करता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी का 3, प्राइवेट कंपनी 2, ओपीसी 1, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स कंपनी में अपॉइंट ग्रेटर देन 15 डायरेक्टर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लोज 55 में जो है इफ नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न बहुत फास्ट रिवीजन होगा बिकॉज ऑब्वियसली इतना सारा रिवीजन करना है एक साथ तो लाइसेंस एट कंपनी जो फर्दर अमेंड लाइसेंस एट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा 5 जून में आ गया था फिर बाद में उसमें और अमेंडमेंट हुआ 13 जून 2017 में ठीक है दैट इज द इंक्रीज डायरेक्टर विदाउट पासिंग एसआर इफ नो डिफॉल्ट मतलब पहले ऐसा बोला है ना कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर आपको रखने हैं तो फिर आप एसआर पास करो लेकिन गवर्नमेंट कंपनी और ओपीसी सॉरी इस कंपनी को क्या बोलते हैं लाइसेंस कंपनी को बोला है कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर बिना एसआर के भी आप पास कर सकते हो रख सकते हो बिना एसआर पास के आप रख सकते हो 159 सबसेक्शन 1 का सेकंड प्रोविजन जो है वो है वुमेन डायरेक्टर रेड विद रूल 3 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ रूल 2014 में वो रखा है रूल 3 है ठीक है ध्यान रखना रूल कौन सा है 3 किसके लिए वुमेन डायरेक्टर के लिए जो एक तो जो नोट्स है वही रेफर करने जो नई चीज़ें लिख रहे हो वो उन्हीं नोट्स में एडिशन करना है या फिर साथ में हैंड रिटन नोट्स आप बनाते भी जा सकते हो एप्लीकेबल ऑन सच क्लास ऑफ कंपनीज एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और मोर है टर्नओवर 300 करोड़ और मोर है ऑन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेड अप कैपिटल कितना 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर ठीक है उसको वुमेन डायरेक्टर रखना जरूरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ 6 मंथ्स में अगर कोई भी वैकेंसी होती है इन ऑफिस शेल बी फिल अप बाय द बोर्ड एट अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर तक अपॉइंट हो जाना चाहिए लेटर तक अपॉइंट हो जाना चाहिए मतलब अगर वो जो डेट है आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग देखो अगर वैकेंसी हो जाती है इसमें तो कैसे फिल करना है या तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी हो रही है या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी अगर ये बोर्ड मीटिंग की लास्ट डेट जैसे सपोज बोर्ड मीटिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर आती है और जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाली है वो 30 अक्टूबर को होने वाली है और अपॉइंट की जो 3 मंथ्स की बात की डेट है वो सितंबर आने वाली है तो विच एवर इज लेटर इज बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट 30 अक्टूबर को होने वाली है तो 30 अक्टूबर डेट होगी ठीक है बोर्ड मीटिंग का वो प्रोविजन है 4 बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी है इन एवरी कैलेंडर मंथ उस हिसाब से जो बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट आने वाली है ठीक है वो वाली डेट देखना और एक जो 3 मंथ्स खत्म हो रहा है वैकेंसी से विच एवर इज लीडर वाली डेट तक अपॉइंट करना है नो प्रोविजन एंड रूल्स मेड देयर अंडर विद इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ टाइम लिमिट्स इसीलिए सेक्शन 9 में जनरल क्लोज एक्ट जो टाइम लिमिट की कोई बात बोली ही नहीं है तो बोलते कि वो जो जनरल क्लोज एक्ट है ना जनरल क्लोज एक्ट 1897 में बोला है कि जो उसी दोनों दिन को एक्सक्लूड करो जिस दिन वैकेंसी हुई और जिस दिन वो लास्ट डेट है दोनों दिन को एक्सक्लूड करने के बाद कराएं जो है वो काउंट करना है ठीक है क्रॉस रेफरेंस ठीक है हाँ यहाँ पे 165 सबसेक्शन 1 में जो 20 की लिमिट है उसमें काउंट होंगे बिल्कुल डी आई आर 2 DIR 12 फाइल करना है बिल्कुल तो ये जो कुछ सेक्शन है ना 167 164 इन पे भी लग रहे हैं हाँ लग रहे हैं जो भी डायरेक्टर है चाहे वो 164 1 2 3 4 में आप एडिशनल ऑर्डिनरी साइड डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात करो वहाँ पर भी आपको DIR 2 12 वाले दिन वाले प्रोविजन सारे एप्लीकेबल होंगे ठीक है तो वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे अज्यूम करो अगर ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में कि वो कंपनी जो है उसके ऊपर वुमेन डायरेक्टर रखा है और वैकेंसी वगैरह तो आप वहाँ पे ये अज्यूम करना है कि वो एक कंपनी जो है वो अगर लिस्टेड नहीं वो रखा है तो ये अज्यूम करना है कि वो लिस्टेड नहीं है तो वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली टर्नओवर उसकी लिमिट वगैरह नहीं दे रखी है तो ठीक है फिर आ जाता है 165 सबसेक्शन 1 की वो ठीक है अलाउड 149 subsection 3 इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया मतलब एक डायरेक्टर तो होना चाहिए जो कि रेजिडेंट डायरेक्टर हो जो कि मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा और लास्ट प्रीवियस ईयर ठीक है सॉरी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अब इसमें कंफ्यूजन है कहीं पे बोल रखा है प्रीवियस कहीं पे बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर अब वो कौन सा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर है वो पता नहीं न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी जो है तो उसके लिए प्रपोर्शनेट ले लेना वो ठीक है एमसीए क्लैरिफिकेशन में सर्कुलर में फर्दर अमेंड किया है कंपनीज एक्ट 2017 को क्लैरिफिकेशन का कुछ इफेक्ट नहीं रहा फिर भी तो ये वही है कि कैलकुलेट पॉसिबल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के वो समझ में नहीं आ रहा अगर आपको उसका कोई स्पेसिफिक कंटेंट मिलता है तो प्लीज़ मुझे भी आप वो लोग डिस्क्रिप्शन में सेंड करना बता देना
149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेड विद रूल 4 एंड 5. 149 सबसेक्शन 4 एवरी लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर क्या होने चाहिए, लिस्टेड कंपनी को 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है. 149 सबसेक्शन 4 में प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ एनी क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी. रूल 2014 में कंपनीज हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट. यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया सब जगह अलग अलग है. लिस्टेड कंपनी के लिए 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर. 149(4) बोलता है एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स. मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी कंपनी 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट रखने. अगर पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा और लोन्स वगैरह जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है. तो कितने 2 डायरेक्टर और 1/3 किस में बोला है, लिस्टेड कंपनी में. ऑडिट कमेटी में मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. तो जो भी क्राइटेरिया इसमें हाईएस्ट डायरेक्टर्स नंबर आ रहे हैं इंडिपेंडेंट के वो रख लेना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब आ जाते हैं अनलिस्टेड कंपनी नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं है, जहाँ पे जॉइंट वेंचर होली ओन सब्सिडी डेवलपमेंट कंपनी को बोला है इन सब से आज़ाद किया है. अब फाइलिंग ऑफ द फिलिंग द वैकेंसी. अभी क्या फाइलिंग वो रिटर्न फाइल कर गई कि वो फाइल दिमाग में आता है. यहाँ पे फिलिंग लिख रखा है. फिलिंग द इंटरमीडिएट वैकेंसी सेम वैसे ही प्रोविजन है जैसा वुमेन डायरेक्टर में था. 3 months ऑफ द वैकेंसी और बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट विच वेज लेटर वाली डेट. मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट 177 में बोला है, वो मैंने पहले बता दिया था. 159(6) में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होगा डायरेक्टर अदर देन एमडी डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर इन ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी पजेस रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, जो ये नोटिफिकेशन जो है वो बोला है कि जो गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, 5 जून 2015 को बोला है इन ओपिनियन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सीजी को. ठीक है, फिर आ जाता है क्लोज ए के बाद में इंटीग्रिटी पजेस वो सब. ठीक है, फिर हु इज़ नॉट अ प्रोमोटर. कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है, जो प्रोमोटर है कंपनी का. मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोमोटर वोमोटर नहीं होना चाहिए कंपनी का, भले वो कंपनी हो होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट. और नॉट रिलेटेड, और उस प्रोमोटर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए, भले वो कंपनी का होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर वाली कंपनी हो. हु हैज़ और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन द रेमुनरेशन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम और सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विथ. वही CHSA मतलब कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट और देयर प्रोमोटर्स और रिलेटिव्स. 2+1 ईयर मतलब पिछले 2 साल और इस साल में क्या नहीं होना चाहिए, रिलेशन विद रेमुनरेशन उसका 10% ऑफ टोटल इनकम से एक्सीड नहीं होना चाहिए. कंपनी की टोटल इनकम से 10% से ज़्यादा उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं, नहीं चलेगा नहीं चलेगा. वो इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, फिर तो उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगी. और क्या क्या प्रोविज़न है इसमें. फिर ये भी प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर. सर्कुलर जो डेटेड पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए ना लास्ट 2 ईयर्स में, ये भी बोला है. नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप अदर देन द रेमुनरेशन. रेमुनरेशन तो ठीक है, लेकिन अदर देन रेमुनरेशन ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन उसने नहीं किया है जो कंपनी की टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा का अमाउंट रखता हो. ये भी जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो चलेगा. ठीक है, और सेम प्राइस पे अगर सब दूसरे कस्टमर को जिस प्राइस पे दिया उसी प्राइस पे हमको भी दिया तो चलेगा. ठीक है, फिर उसको डायरेक्टर को इंडिपेंडेंस को अफेक्ट नहीं मानेंगे. ठीक है, और क्या क्या इस पेक्यूनरी रिलेशनशिप में इंक्लूड नहीं है, रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, रेमुनरेशन, ये सब इंक्लूड नहीं होता. किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर. ये वाली जो लाइन है पूरी पेक्यूनरी रिलेशनशिप एक्सेट्रा वगैरह वो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. नन ऑफ द रिलेटिव होल्डिंग सिक्योरिटी. हाँ, हम तो नहीं होल्ड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं होल्ड कर रहा है, उसके रिलेटिव भी होल्ड नहीं कर रहे हैं. किसमें, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट में कोई भी सिक्योरिटी वगैरह. बट यहाँ पे बोल रखा है कि होल्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन कंपनी फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹50 लाख और 2% ऑफ पेड अप कैपिटल. पहले तो बोला था कि होल्ड नहीं कर सकते, फिर बोला है लेकिन 2% सिक्योरिटी और इंटरेस्ट जो है वो होल्ड कर सकते हैं, 2% ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 लाख जितनी, यानी उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते रिलेटिव. इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए प्रोमोटर और डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब्ड. कितना प्रिस्क्राइब्ड है, रूल 5 में बोल रखा है 50 लाख 2+1 इस साल और 2 साल पिछले. गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड. गारंटी देनी कितने की,
5 में बोला है, रूल 5 में बोला है 50 लाख की 2+1 ईयर, ये साल और पिछले 2 साल। पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। एनी अमाउंट ऑफ 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और कॉम्बिनेशन विद ट्रांजेक्शन ऑफ, तो ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, 50 लाख का सिक्योरिटी, इंडेप्टनेस, गारंटी, ये सब भले 50-50 लाख नहीं थे, 10-10 लाख ही थे, पर ये सब मिला के भी 2% ऑफ इट्स टोटल टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, वो और उसके रिलेटिव का मिलाकर। फिर आ जाता है इसमें कि नाइदर हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज रिलेटिव हेल्ड पोजीशन ऑफ द KMP 3+1 ईयर, इस साल और पिछले 3 सालों में कोई ऐसी पोजीशन नहीं हेल्ड कर रखी हो KMP वगैरह की। हावी इन केस ऑफ द रिलेटिव नॉट अप्लाई एम्प्लॉयमेंट, हाँ हमारे केस में तो इस साल और 3 साल, और रिलेटिव के लिए बोला है इस साल कोई पोजीशन होल्ड नहीं कर रखी, पिछले 3 साल में कोई पोजीशन नहीं चलेगा। अब यहाँ पे पर्सन इज एम्प्लॉय और प्रोमोटर और पार्टनर इन एनी कंपनी 3+1 ईयर, ठीक है, वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोमोटर नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए, CS इन प्रैक्टिस, कोस्ट ऑडिटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए 3+1 इस साल और पिछले 3 साल में। फिर आ जाता है एनी लीगल पर्सन, खुद के लिए बोला है, ठीक है, कि वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोमोटर नहीं होना चाहिए। साथ में बोला है कि ऐसी लीगल या कंसल्टेंसी फर्म जिसने 10% या उससे ज़्यादा का ग्रोस टर्नओवर के 10% या उससे ज़्यादा का कंसल्टेंसी फर्म का कंसल्टेंसी फीस लिया हो, लीगल फीस लिया हो, उस फर्म का भी ऑडिटर कोस्ट ऑडिटर नहीं होना चाहिए, उस फर्म का ऑडिटर कोस्ट ऑडिटर नहीं होना चाहिए पिछले 3 साल, उसके आगे वाले 1 साल। होल्ड टुगेदर विद हिज रिलेटिव 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर का 2% या उससे ज़्यादा का भी होल्ड नहीं कर रखा उसने और उसके रिलेटिव ने मिलाकर, ठीक है, ये इसी साल का बोला है, ये 2+1 ईयर का कुछ नहीं बोला है, अब भी नहीं होल्ड कर रखा हो। CEO डायरेक्टर ऑफ एनी NPO, ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी टोटल इनकम का 25% रिसिप्ट जो है वो हमारी कंपनी से जाता है, और उस NPO के आप CEO CFO डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। ये सारे इंडिपेंडेंस के क्राइटेरियाज थे। हम बाकी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, सेक्शन, बाकी उसने पजेस कर रखे हो, क्या बोलते हैं, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बना रहे हैं उसको। मीनिंग ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर्पस ऑफ दिस agreement with or appointed by government any other persons to represent its interest। 149(7 में declaration of independence at first board meeting, participate in first board meeting of financial year, change in circumstances। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब कब देनी है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब वो आए, एट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जब भी उसका चेंज होता है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस विच में अफेक्ट द स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भी चेंज होता है तब, कि वे डिक्लेरेशन दैट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ द इंडिपेंडेंस। भले ही 1% सिक्योरिटी होल्ड हो गई है, अगर पहले 0% थी अब 1%, बताओ कि 1% होल्ड हो गई, पर ये भी बताओ कि हम इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो जब चेंज होता है तब साल की पहली बोर्ड मीटिंग, और जब आया तब की बोर्ड मीटिंग। 149 सबसेक्शन 8 में ड्यूटीज टू अबाइड बाय द schedule for company plus independent director is to no stock option for independent director, ठीक है। 159 में बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शंस वगैरह नहीं देंगे जो नॉर्मल एम्प्लॉयज डायरेक्टर को मिलते हैं, ठीक है। 159 10 में बोला होल्ड ऑफिस मैक्सिमम 5 ईयर्स, रीअपॉइंट हो सकता है SR के थ्रू ही रीअपॉइंट होगा, ठीक है, पर उसको डिस्क्लोजर ऑफ सच रीअपॉइंटमेंट इन बोर्ड रिपोर्ट। और फर्स्ट प्रोविजो 169 सबसेक्शन 1 में SR के थ्रू उसको रीअपॉइंट किया है, तो फिर अब उसको निकालो भी SR के थ्रू, यानी रिमूव 169 में SR के थ्रू ही करोगी। अपॉइंट 5 साल के लिए, रीअपॉइंट 5 साल के लिए। 149 सबसेक्शन 11 में नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो ऑफिस फॉर मोर देन 2 टर्म्स, से ज़्यादा नहीं, मतलब 5+5 मैक्सिमम 10 साल। फिर उसको एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स ऑफ सीजेशन ऑफ हिज ऑफिस ड्यूरिंग 3 फाइनेंशियल ईयर नॉट टू बी अपॉइंट एसोसिएट इन एनी, किसी भी कैपेसिटी में, प्योन बन के भी, सर बोलते ना प्योन बन के भी नहीं घूम सकते, अपॉइंट एसोसिएट में, ठीक है, किसी भी कैपेसिटी में आप 2 टर्म्स खत्म होने के बाद में 3 साल तक किसी भी कैपेसिटी में आप अपॉइंट नहीं हो सकते कंपनी में। MCA क्लैरिफिकेशन विच अपॉइंटिंग टर्म्स, ठीक है, कूलिंग ऑफ पीरियड 3 साल का ही लगेगा, ठीक है। 149 13 में 152 रोटेशनल नॉन रोटेशनल के प्रोविजंस है, ये पूरा आजाद है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे। 152 सबसेक्शन से रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नेक्स्ट द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में भी साथ में अक्षर होगा कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और ये इंडिपेंडेंस को, इसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है कि ये इंडिपेंडेंस के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर 5 जून 2015 के नोटिफिकेशन में बोला था। 149 6B नॉट प्रोमोटर और एसोसिएट शेयर होल्डर। हाँ एक बात है कि सेक्शन 2 में बोला है जहाँ जहाँ एसोसिएट, ये पूरे में आया ना, एसोसिएट सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग, उसमें एसोसिएट में ज्वाइंट वेंचर इंक्लूड है, पहले से डेफिनेशन में बोल दिया।
सेक्शन 2 क्लोज 6 के डेफिनेशन में एसोसिएट इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर, लिस्टेड कंपनी 1/3। अब वहाँ पे खाली जॉइंट वेंचर आया तो ये मत बोलना कि नहीं हमने तो खाली एसोसिएट देखा था, जॉइंट वेंचर ऑलरेडी इंक्लूड है उस डेफिनेशन में, ठीक है। लिस्टेड कंपनी 1/3 अगर 1/3 हो जाता है तो राउंडेड ऑफ 1 करना। 150 सब मैं बोल रखा है। लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एमसीए जो रखता है, मैनर सेलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेंज अगर कुछ हो जाता है इस वेबसाइट में 15 दिन में बता देना, इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। हाँ अब आ जाओ 151 एसएसडी। एसएसडी में क्या बोला है, रेड विद रूल 7 अनलिस्टेड कंपनी में वॉलेंटरीली अपॉइंट एसएसडी, मतलब लिस्टेड कंपनी को तो कंपलसरी कब होगा, जबकि वो जो प्रिस्क्राइब नंबर है उन्होंने बोल दिया है कि एसएसडी रखो, और बाकी अनलिस्टेड कंपनी चाहे तो एसएसडी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रख सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अब यहाँ पे जो डायरेक्टर है ना वो कौन अपॉइंट कर रहा है, स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहे हैं, इसीलिए उसका नाम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जिंदाबाद रखा, ठीक है। स्मॉल शेयर होल्डर होता कौन है, जिसने शेयर्स होल्ड कर रखे, नॉमिनल वैल्यूज नॉट मोर देन ₹20,000 और सच अदर नंबर, इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड है, अभी तो 20,000 ही प्रिस्क्राइब्ड है। पे नोटिस इन राइटिंग स्मॉल शेयर होल्डर में प्रपोज कंपनी एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, यहाँ पे 14 डेज बिफोर द मीटिंग, ये जो एसएसडी है ना एसएसडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे एसएसडी की, एक डायरेक्टर को हमारे बिहाफ पे अपॉइंट करो 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, notice given by the 1,000 और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर व्हिचएवर इज लेस, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी है। कंटेंट क्या होगा उस नोटिस में, स्पेसिफाई करेंगे नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ द शेयर्स, उसने कितने हेल्ड कर रखे हैं, जरूरी है कि वो शेयर हेल्ड करे, नहीं हेल्ड कर रखे होंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर हेल्ड कर रखे होंगे तो फिर उस नोटिस में बताएंगे, ठीक है। अपने होल्डिंग वाले शेयर नहीं, उस पर्सन जिसका नाम अपॉइंट किया है डायरेक्टर बनने के लिए उसने कितने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। द पर्सन हु हिमसेल्फ इज नॉट, ठीक है वो सब लिखना है। फिर आ जाता है पर्सन हु हिमसेल्फ नॉट एसिस, हाँ वो भी अपॉइंट हो सकता है जिसने होल्ड नहीं कर रखे हो शेयर। नोटिस कॉमनिस स्टेटमेंट साइंड बाय द पर्सन, अब वो पर्सन को खुद को इच्छा नहीं है और जो सारे स्मॉल शेयर होल्डर वो चाहते हैं इस बने तो चलेगा क्या, अभी उसकी खुद की तो इच्छा होनी चाहिए कि उसको भी बनना है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो वो लिख के देगा मेरा दिन नंबर ये है, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ एज डायरेक्टर बनने के लिए 164 में, और मेरी खुद की कंसेंट है कि मैं खुद बनना चाहता हूँ डायरेक्टर एसएसडी, ठीक है। पर्सन हु अपॉइंटेड फर्निश ए कंसेंट इन राइटिंग टू एक्ट एज DIR 12 में अपनी खुद की कंसेंट देगा वो 30 डेज में, किसको, कंटेंट आरओसी को भी, अगर वो तो कंपनी को देगा फिर कंपनी आरओसी को भी तो देगी, DIR 12 प्लस फीस 30 डेज में, कि ये जो पर्सन है वो एसएसडी बनना चाहता है। एसएसडी इज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ 149 सबसेक्शन 6 एंड 149(7) एलिजिबल टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ही गिव्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कुल मिला के जो इंडिपेंडेंस के सारे क्राइटेरिया थे ना वो सारे फुलफिल करने हैं एसएसडी को, जो अभी सारे पढ़ रहे थे ना वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इतने सारे क्राइटेरिया, मतलब उसका प्रेग्नेंट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, गारंटी 50 लाख की नहीं दे रखी हो, सिक्योरिटी 50 लाख की नहीं ले रखी हो पिछले 1 साल प्लस 2 साल में, प्लस 10% से ज़्यादा का वो ऐसी फर्म वगैरह जो है जिनके पास में टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा का उसने कुछ होल्ड नहीं कर रखा हो, या फिर ऐसी एनपीओ जिसके 25% ज़्यादा की इनकम अपनी कंपनी से होती है उसमें वो सीईओ सीएफओ ना हो, ये सारे क्राइटेरियाज उसको फुलफिल करने, ठीक है ना। उसका रिलेटिव जो है उसने कोई सिक्योरिटी वगैरह 2% ऑफ वोटिंग पावर से ज़्यादा नहीं ले रखी है, उसने खुद ने, उसके रिलेटिव ने, कैंपी वगैरह नहीं है वो, उसका रिलेटिव 1 साल और वो खुद पिछले 3 साल, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने। रिमूवल बाय पासिंग ऑन टेन्योर नॉट एक्सीड पीरियड ऑफ 3 consecutive years, पहली बार देखा कि डायरेक्टर ऐसा जिसका 3 साल का टेन्योर है, बाकी डायरेक्टर का जनरल टेन्योर 5 साल होता है, ऑडिटर का 3 साल होता है, पर यहाँ पे 3 साल का टेन्योर देखा है इसका, ठीक है। नॉट बी एलिजिबल फॉर रिटायर बाय रोटेशन, उसको रोटेशन के थ्रू रिटायर मत करना, एक तो बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे शेयर होल्डर ने मिलकर उसको अपॉइंट किया, फिर मेजोरिटी वाले उसको रिटायर कर देंगे, रोटेशन के थ्रू ना चलेगा। एलिजिबल नॉट एलिजिबल टू रीअपॉइंट, उस वो रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल नहीं है। रिमूवल पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 169 में OR पास करके उसको रिमूव कर सकते हैं। रूल 7 सब रूल 7 में ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन सेम इज 164, ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन वो सारे ग्राउंड्स जो 164 167 में लग रहे हैं वो सारे कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सब लगेगा उस पर। सीजर्स टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंस, नॉट होल्ड पोजीशन ऑफ एसएसडी इन मोर देन 2 कंपनीज इन सेम टाइम, एक ही टाइम में 2 कंपनीज में एसएसडी आप नहीं बन सकते अगर ensure that the second company not in the business which is competing or is conflict with the business of first company.
नो एसोसिएशन विद कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सीज टू होल्ड ऑफिस। जैसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का था ना, वैसे कि पियोन बन के भी नहीं घूम सकते कंपनी में। जैसे ही टेन्योर खत्म होता है उसके बाद में 3 साल तक एसोसिएट के साथ में, कंपनी के साथ में किसी भी तरह से एसोसिएट नहीं ले सकते। ठीक है। एसएसडी इंक्लूड्स द पर्पस ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। आप अगर एसएसडी बन जाते हो तो वो 20 का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है, मतलब उसमें आपको काउंट करेंगे। हाँ, काउंट करेंगे। 110 read with Rule 22 of the company's management administration rule, appointment of SSD shall be made by postal ballot के थ्रू उसको अपॉइंट कर सकते हैं। Proviso to nothing in this rules shall prevent a listed company to opt to have a director representing SSO motto. It is optional. हाँ, खुद डायरेक्टर जो है वो भी बोल सकता है कि मैं SSD बनना चाहता हूँ। ठीक है। Neither Rule 7 nor 151 specifies any specific procedures, but as per 110, read with Rule 22 of the Company's Management Administration Rule, postal ballot only entitled to vote cast in favor exceeds vote cast in against। एक पोस्टल बैलेट एक तरीका रह जाता है जिससे एसएसडी को अपॉइंट करेंगे। वैसे तो कोई प्रिस्क्राइब तरीका है नहीं, बट जनरल ये तरीका है। इन क्वेश्चन सम एसएसडी गिवन, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कुछ स्मॉल शेयर होल्डर है वो चाहते हैं कि डायरेक्टर बने, अब कुछ का क्या मतलब निकालोगे आप? तो आप ये मतलब निकालोगे, पहले तो पूरा प्रोविजन लिखना, फिर आप ये अज्यूम कर लेना कि वो जो कुछ डायरेक्टर वो 1000 का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। क्रॉस रेफरेंस में रूल 7 वो सब ठीक है। नॉमिनल वैल्यू 20,000 है, वो सब ठीक है। 152 फर्स्ट डायरेक्टर। 152 सबसेक्शन 1 में बोला है जनरली स्पेसिफाइड इन आर्टिकल। देखो आर्टिकल में लिखा होगा कि कौन होगा फर्स्ट डायरेक्टर, आर्टिकल चुपचाप बैठा है। तो रेगुलेशन 60 बोलता है टेबल एफ का कि जो मेजोरिटी ऑफ द सब्सक्राइबर है ना मेमोरेंडम के, वो डिसाइड करेंगे नंबर और नाम फर्स्ट डायरेक्टर का। पर वो रेगुलेशन 60 भी एप्लीकेबल नहीं है हमारी कंपनी के ऊपर। तो जितने सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है वो सारे, अगर जो इंडिविजुअल है, कंपनी वगैरह नहीं, वो सारे के सारे सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर। लेकिन वो सारे इंडिविजुअल है ही नहीं, सब बड़ी कॉर्पोरेट है, फर्म है, तो फिर कोई भी डायरेक्टर नहीं है फर्स्ट डायरेक्टर। फिर जिसको अपॉइंट करेंगे ना जनरल मीटिंग में वो ही फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है। until director duly appointed by the company first director in case of OPC small social person। ठीक है, वो सब ठीक है। 152 subsection 2 to 5 every director shall be appointed in general meeting। 152 no person shall be appointed as director unless allotted in under section 154 or prescribed number। 152 duty to furnish din plus declaration that he is not disqualified minor not एक्सप्रेस प्रोविजन टू डिस्क्वालीफाई। बट 152 बोलता है नॉट एलिजिबल टू ऑब्टेन डिन। देखो ऐसे तो नहीं बोला है कि माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता, लेकिन माइनर डिन नहीं ले सकता, और जो डिन नहीं ले सकता वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो डायरेक्टली मना नहीं किया, इनडायरेक्टली मना कर दिया। ठीक है। 152 सबसेक्शन 5 रूल 8 फर्निश इन राइटिंग DIR2 फाइल्ड बाय कंपनी विद ROC विद इन 30 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट इनफॉर्म DIR12 प्लस फीस। कंपनी जो है वो ROC को नंबर फाइल करेगी 30 दिन में DIR12 फॉर्म में। ठीक है। और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। प्रोविजन 152 सबसेक्शन 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पता नहीं क्या लिख रखा है। हाँ, एक दिन का शॉर्ट नोटिस दिया है। 101 में जनरल मीटिंग इज नॉट लेस देन 21 days क्लियर नोटिस। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्ट नोटिस। 101 इज साइलेंट। एक केस था शैलेश हरिलाल शाह अदर वर्सेस मधुश्री टेक्सटाइल लिमिटेड का केस। 101 में डायरेक्टर ये जो 21 डेज का नोटिस देना है, ये 21 डेज डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो मतलब एक दिन का अगर शॉर्ट नोटिस है तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रखे थे ना कि नोटिस देना है। कहीं पर भी जहाँ पे 21 डेज का नोटिस, 30 डेज का कोई नोटिस है तो 14 डेज का नोटिस, वैसा जनरल प्रोविजन पढ़ा है मैंने अभी ऐसे। 152 सबसेक्शन 6 क्लूज है, वैसे वो प्रोविजन हमने IPCC में पढ़ा था, अभी तो मैंने ऐसे ही पढ़ दिया। 152 6 and 7 क्या बोलता है। अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड फॉर रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड डायरेक्टर एट एवरी जनरल मीटिंग नॉट लेस देन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोटेशन नॉन रोटेशन का प्रोविजन है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू बी डिटरमिनेशन बाय द रिटायरमेंट बाय रोटेशन। Okay, or otherwise provide in this act. Rotational director shall be appointed by company in general meeting whether AGM or extraordinary general meeting। ठीक है। रोटेशनल डायरेक्टर जो है वो अपना ऑफिस अपॉइंट हुए हैं जनरल मीटिंग में, या तो भले वो AGM हो भले वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो। मतलब जो डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है ना उनको इसमें काउंट नहीं करेंगे। क्या बोला है, हर जनरल मीटिंग में
नॉट लेस देन 2/3, मतलब इक्वल टू 2/3 और ग्रेटर देन 2/3 डायरेक्टर को क्या मानेंगे, रोटेशनल मानेंगे, जो रिटायर्ड बाय रोटेशन होंगे। मीनिंग ऑफ टोटल नंबर का मतलब होता है 152 सबसेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर रोटेशन पर्पज में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने अपॉइंट किए हुए हैं, ठीक है ना। और नॉन रोटेशनल डायरेक्टर 152 सबसेक्शन 6 में बोला है इन पब्लिक कंपनी रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर। अगर कहीं पर ऐसा बोल रखा है ना कि ही इज़ द पर्सन हु इज़ डायरेक्टर फॉर लाइफ, तो आप उस क्लोज को ही क्या अल्ट्रा वायरस मानोगे, क्योंकि इवन अपॉइंटमेंट फॉर लाइफ अगर कोई पर्सन है या फिर 1/3 या उससे ज़्यादा के मेंबर्स बोल देते कि ये रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा, तो भी ये सब जो है ना, ये सब अल्ट्रा वायरस क्लोज है, तो इन सबको क्लोज का कोई इफेक्ट नहीं है। इन पब्लिक कंपनी मोर देन रोटेशनल, हाँ अगर आर्टिकल बोले तो 2/3 से ज़्यादा, यानी सारे के सारे डायरेक्टर अपॉइंट हमें रिटायर बाय रोटेशन चाहिए, मतलब स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना दिया तो चलेगा। प्रोविज़न को लीनियर नहीं बना सकते कि नहीं ये पूरे साल या पूरी ज़िंदगी डायरेक्टर रहेगा, ऐसा। मैं प्रोवाइड नॉट मोर देन, हाँ जैसे कि कोई डायरेक्टर्स है ना जो कि मतलब नॉन रोटेशनल डायरेक्टर है, तो वैसे नॉन रोटेशनल डायरेक्टर की बात अलग है, लेकिन जो रोटेशनल डायरेक्टर है तो वो रिटायर्ड होंगे। अब आ जाता है हम इन पब्लिक कंपनी, वो हो गया रिटायरमेंट 152 सबसेक्शन 6 का क्लोज सी से लेके ई तक बोलता है एट फर्स्ट एजीएम और एवरी सब्सिक्वेंट एजीएम 1/3 ऑफ द डायरेक्टर लाइबल टू रिटायर्ड बाय रोटेशन नियरेस्ट टू 1/3, मतलब यहाँ पे अगर 2/3 डायरेक्टर को आपको 7 डायरेक्टर है टोटल, 7 डायरेक्टर्स है और 2/3 को आपको क्या करना है, रोटेट करना है। तो इसमें से जो 4 डायरेक्टर है ना, 4.66 आ रहा होगा आपका फिगर 2/3 का। यहाँ पे देखो 7 है, 4.66 और यहाँ पे आ रहा होगा फिगर 3.33। तो आप क्या करोगे, ये जो 4.66 ना इसको 5 मान लोगे, मतलब अपर राउंड ऑफ करके आप क्या करोगे, रिटायर्ड करोगे। हाँ अपर राउंड ऑफ करोगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे इतने डायरेक्टर तो क्या है, रोटेशनल वाले डायरेक्टर है। अब इस 5 का वापस 1/3 और 2/3 करोगे, तो इसमें से जो 1/3 आएंगे ना डायरेक्टर, उसका नॉर्मल राउंड ऑफ करोगे, जैसे 3.33 और यहाँ पे आ जाता है 1.66। तो अब 3.33 है ना, मतलब यहाँ पे नॉर्मल राउंड ऑफ करो, 5 से ऊपर है तो आगे वाला फिगर, 0.5 से कम है तो पीछे वाला फिगर, मतलब 3 डायरेक्टर इस बार रोटेट होके रिटायर्ड हो जाएंगे, मतलब 3 डायरेक्टर इस बार रिटायर्ड होंगे। मतलब पहले तो रोटेशनल नॉन रोटेशनल कौन से डायरेक्टर है उसको डिफाइन करना है, फिर इस बार कितने डायरेक्टर रिटायर्ड हो रहे हैं, 2/3 में से 1/3 डायरेक्टर रिटायर्ड हो रहे हैं, वो आपको देखना है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगी, आर्टिकल में प्रोवाइड ऑल डायरेक्टर वो ठीक है। 152 सबसेक्शन 6 डी बोलता है क्लोज डी कि जो रिटायर्ड होगा ना, वो लॉन्गेस्ट इन ऑफिस जिसने सर्व करा है 2 और मोर वर अपॉइंटेड ऑन सेम डे है, तो फिर एग्रीमेंट के थ्रू या फिर बायलॉट के थ्रू, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू या फिर बायलॉट के थ्रू, वैकेंसी वन, हाँ उसी टाइम वापस उसी मीटिंग में आप वैकेंसी को भर दोगे, ठीक है। रिटायरिंग डायरेक्टर्स में भी रीअपॉइंट, क्या रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप देखो मुकेश अंबानी हर रिटायरिंग डायरेक्टर बार बार रिअपॉइंट तो हो ही रहे हैं ना, तो रिटायरिंग डायरेक्टर भी रीअपॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और लोस्ट कंपनी या किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड नोटिस ऑफ कैंडिडेटशिप इज गिवन टू द कंपनी, पर वो जो दूसरा पर्सन है उसका नोटिस मिलना चाहिए कंपनी को, ठीक है ना, कि उसको हमको रिटायर करना है अपॉइंट, ठीक है। फिर नॉट बी रीअपॉइंट रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके प्लेस को खाली छोड़ दे, कोई नहीं डायरेक्टर है, बिल्कुल बस मिनिमम डायरेक्टर से कम की डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए। कंपनी डज नॉट होल्ड एजीएम अप टू द लास्ट ड्यू डेट, डायरेक्टर लाइबल टू बी रिटायर्ड एट एजीएम शैल हैव वैकेट देयर ऑफिस ऑन द लास्ट डे ऑफ एजीएम आउट टू बी हेल्ड, मतलब एजीएम में जो डायरेक्टर था वो रिटायर होना था, लेकिन एजीएम ही नहीं हुई और लास्ट ड्यू डेट थी एजीएम की वो भी चली गई, तो जिस दिन लास्ट ड्यू डेट का जो प्रोविज़न है, जिस दिन लास्ट ड्यू डेट की डेट है उसी दिन उसका ऑफिस वैकेट मान लेंगे, जो लॉन्गेस्ट ऑफिस सर्व कर रहा है ना उसका, ठीक है ना। और फिर लास्ट डे को एजीएम आउट टू बी हेड मान के उसका ऑफिस रिटायर्ड बाय रोटेशन, वो रिटायर्ड मान लेंगे। ये बी आर कुंद्रा वर्सेस मोशन पिक्चर एसोसिएशन के केस में बोला था, एजीएम हेल्ड नहीं हुई तो लास्ट डेट को एजीएम मान लेंगे, बी आर कुंद्रा मोशन पिक्चर का केस था। फिर द नो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे वो रखा है इफ मीटिंग इज हेल्ड इन एडजोन, मीटिंग तो हुई थी लेकिन वो एडजोन हो गई, ठीक है, और इन एडजोन मीटिंग वैकेंसी इज नॉट फिल अप, देन जो मीटिंग हैज़ नॉट रिजॉल्व नॉट टू फिल
द वैकेंसी रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंट। अब हमने डायरेक्टर को रिटायर तो किया लेकिन रीअपॉइंट नहीं किया, और रीअपॉइंट के लिए हम क्या मानेंगे कि वो डीम्ड रीअपॉइंटेड हो गए। पहले रेटिशन का कुछ रेक्टिफाई करने का प्रोविज़न था, वो शायद ऑडिटर में था। इस रिजोल्यूशन पुट इन, हाँ वो ऑडिटर में था जो अमेंडमेंट आया था, ठीक है। ऑडिटर में ये अमेंडमेंट आया था कि वो रेक्टिफाई करते ना, जैसे 3 साल तक आपने अपॉइंट किया तो भी हर जीएम में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेटिफाई करना पड़ेगा कि यही अपॉइंट है, यही अपॉइंट है, यही अपॉइंट है। वो रेटिफिकेशन वाला प्रोविजन खत्म हो गया, 3 साल एक साथ काम कर सकते हो, वो ऑडिटर में था। यहाँ पे बोल के मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, हाँ यहाँ पे नहीं। नो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट रिजोल्यूशन पुट एंड लोस्ट। कब कब ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, जब या तो उसकी खुद की इच्छा नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू करे, या फिर डिस्क्वालीफाई हो गया, वो 164 167 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उससे ग्रसित हो गया, या फिर ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन कुछ भी पास हो गया, इस डायरेक्टर को डायरेक्टर मत बनाओ। 162 में सिंगल रिजोल्यूशन के थ्रू अगर डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, या फिर रिजोल्यूशन पुट किया था लेकिन लोस्ट, मतलब 50 से कम लोगों ने उसके लिए हाँ बोला, इन सब केस में उसको ऑटोमेटिक रीअपॉइंट नहीं मानेंगे। नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी, ये पूरा रोटेशनल वाला प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं, यानी जितना रोटेशन का लफड़ा है ना वो सारा पब्लिक लिस्टेड कंपनी पे ही है। प्राइवेट कंपनी को बोला इतना दिमाग मत लगा, रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। 152 एंड 160 रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन, वो सब ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर इज इंक्लूडेड इन टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 152 सबसेक्शन 6, और हाँ बिल्कुल एडिशनल डायरेक्टर जो है, हम आ गए 161 सबसेक्शन 1 में, बोला एडिशनल डायरेक्टर इंक्लूड होगा टोटल नंबर ऑफ द डायरेक्टर फॉर पर्पस ऑफ 152 सबसेक्शन 6, यानी जो रोटेशनल वाले डायरेक्टर उसमें इंक्लूड करेंगे एडिशनल डायरेक्टर को भी। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन 152(6). सेपरेट रिजोल्यूशन शैल बी मूव्ड फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर। Additional director or retiring director means a director retiring by rotation. Same provisions apply to the company does not carry on the business profit because 152(6) does not make any special provision in case of NPO. अगर ऊपर लिख रखा है कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, तो इसमें क्या बोला है कि सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सेक्शन 8 कंपनी पर भी एप्लीकेबल है, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो देख के कंफ्यूज मत होना, खाली गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को एग्जाम्प्ट किया है। ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ द ऑफिस लास्ट डे ऑफ AGM, तो एक्सटेंड देयर ओन पीरियड ऑफ ऑफिस। अब यहाँ पे एक बात बोलिए कि जिस दिन एजीएम होने की लास्ट डेट थी उस दिन एजीएम हेल्ड ही नहीं की, तो माना क्या है कि वो क्या हो गए, वेकेट कर लिया उन्होंने ऑफिस, जबकि एजीएम होनी थी और एडजॉर्न हो गई, और एडजॉर्न मीटिंग में उनको अपॉइंट नहीं किया तो रीअपॉइंट मान रहे। एजीएम हुई ही नहीं तो उनको रिटायर ही मान रहे ना। मतलब क्या है, एक तो आप डिफॉल्ट करो, एक आप एजीएम नहीं कर रहे हो, ऊपर से और आप अपनी गलती जो है उसमें आपको और फ़ायदा हो रहा है, तो फिर एजीएम कौन बुलाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएंगे ही नहीं वो, क्योंकि उनको रिटायर होना ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ ऑफिस लास्ट डे ऑफ एजीएम शुड बी हेल्ड। Calling of AGM is duty of the director. By omitting to call AGM should not take advantage of their own default. By that means that extend their own period of office. बी आर कुंद्रा मोशन पिक्चर के केस में बोला 152(6)(c) में बोल रखा है एज पर 96 है कंपनी अदर देन OPC शैल बी ईच ईयर होल्ड AGM इन नेसेसरी। 152 सबसेक्शन 6 में बोला है तो सब ठीक है। नॉमिनेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी शैल बी वैलिड इफ रिसीव्ड 14 days बिफोर। 160 और हाँ मतलब जो नॉमिनेशन नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए मिला ना वो 14 दिन पहले तो एटलीस्ट मिल ही जाना चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड लास्ट डे ऑफ वर्किंग इफ रिसीव लास्ट डे वैलिड, ठीक है। अगर एक दिन का शॉर्ट नोटिस वगैरह है तो वो चलेगा। 162 सिंगल रिजोल्यूशन और अप्लाई इन बोर्ड मीटिंग। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे 153 से लेके 159 तक सारे सेक्शन में हम दिन की बात करेंगे। रूल 9, 10, 11 और 12 सब में दिन की बात की है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर दिन 153 में हर इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ दिन। एप्लीकेशन फॉर दिन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट 152 3 + 153 + 159 में रूल 9, 10, 11, 12 में कंपनीज एक्ट रूल्स 2014 में मैंडेटरी टू हैव दिन। 153 में बोला है कि अप्लाई करो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी में प्रिस्क्राइब्ड यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर, या अमेंडमेंट के बाद आया था ना कि आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शैल बी ट्रीटेड एज दिन। फिर 154 में बोल रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करेगी दिन को 1 महीने में रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। 155 में 1 से ज़्यादा दिन नहीं ले सकते। 156 अगर ऑलरेडी डायरेक्टर है तो इंटीमेट करो दिन कि क्या उसका दिन है कंपनी को दिन विद इन 1 month ऑफ द
जो भी रिसिप्ट ऑफ डिन, जैसे उसको डिन मिलता है उसके 1 महीने में कंपनी को बोलो, और 157 में कंपनी आरओसी को बोलेगी, और 158 में हर पर्सन जो कंपनी का है शैल मेंशन डिन इन सच, हर रिटर्न, हर इन्फॉर्मेशन, हर पर्टिकुलर, हर स्टेटमेंट पे डिन लिख के दो। 158 में बोला है। 159 में अगर कॉन्ट्रावेशन करते हो आप किसी भी प्रोविजन का, 152, 155, 156, तो पनिशमेंट है 50,000 पेनाल्टी और 500 पर डे, अगर पर डे वाली कॉन्ट्रावेशन है तो। डेफिनेशन ऑफ डिन इन रूल 2 में बोला है आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइडेड बाय सीजी फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज डायरेक्टर। डिन इंक्लूड्स डेजिग्नेटेड डायरेक्ट पार्टनरशिप नंबर, डीपिन, included under Section 7 of LLP Act 2008. DIN is unique identification number. DIN is prerequisite, that is electric system of the MCA does not allow filing any form वगैरह unless DIN signatory director is fill in the form. रूल 9 बोलता है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगी, DIR-3 फॉर्म होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करेगी डिन अलॉन्ग विद फीस प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस रूल्स। ये वाला प्रोविज़न जो रूल 9 है वो इस बार इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें इस बार अमेंडमेंट है कि आपको हर बार रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर से पहले आपको फाइल करना है। क्या अगर आपने जो डिन के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको रेन्यू करवाना पड़ेगा 135 और लाइफ टाइम वाला जो एक रजिस्टर फीस है वो सब दे के। तो ये सारा कुछ प्रोविजन इसमें अमेंडमेंट है, तो इसीलिए कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। प्रपोज डायरेक्टरशिप नंबर हैज़ बीन अप्रूव्ड डिन मैक्सिमम 3 डायरेक्टर शेल बी मेंशन इन फॉर्म, वो सब ठीक है। ई सिस्टम सबमिशन ऑफ अपॉइंटमेंट पोर्टल, हाँ एप्लीकेशन शेल डाउनलोड फॉर्म DIR-3 और फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, बोर्ड रिपोर्ट, स्पेसिफिक सिग्ने, हाँ बोर्ड ये बोर्ड रिजोल्यूशन कि किस कंपनी में आप डायरेक्टर बनना चाहते हो वहाँ का बोर्ड रिजोल्यूशन, वरना तो हर कोई पर्सन बोल देगा मुझे डिन चाहिए, मेरे को डायरेक्टर बनना है। स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, वो बोर्ड रिजोल्यूशन भी एक स्पेसिमेन सिग्नेचर साइन किया हुआ हो। फॉर्म DIR-3 shall be signed and submitted electronically by applicant using his or her own digital signature certificate, verified digitally in CS by CS फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, उसी कंपनी के या फिर डायरेक्टर या फिर CEO या फिर CFO से सर्टिफाइड किया हुआ एक डिक्लेरेशन। नेम ऑफ द पर्सन डज नॉट हैव अ लास्ट नेम, तो फादर नेम वगैरह सन नेम वगैरह लेना। अलॉटमेंट ऑफ डिन, रेक्टिफाई डिफेक्ट के लिए 1 महीने में आपको वैसे तो अलॉट कर देंगे, लेकिन अगर कुछ गलतियाँ हैं तो 15 दिन देंगे आपको उसको सही करने के लिए। अगर आपको रिजेक्ट कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन को तो फिर फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड टू डेलीगेट कर लेगी RD को। हाँ ये 2014 में एक बात बोली, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा काम हो रहा था ना तो बोलते कि RD को डेलीगेट कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलॉट कर सकती है, RD भी अलॉट कर सकता है। 10M इंटीमेशन ऑफ डीन बाय एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, इंटीमेशन ये ट्रांजिशन प्रोविजन है। Intimation by company in form number DIR-3C within 15 days of the receipt of intimation under section 156, cancellation, surrender or deactivation of DIN. सेंट्रल गवर्नमेंट RE ऑथोराइज सेटिस्फाई, अगर वेरीफाई करे तो पता चले कि कैंसिल और डीएक्टिवेट अगर डुप्लीकेट है, रॉन्गफुल फ्रॉडुलेंट मैनर में है, डेथ हो गई या अनसाउंड माइंड का पर्सन हो गया, डिक्लेयर साउंड माइंड, या फिर वो खुद ही सरेंडर करना चाहता हो तो फिर उसके डिन को कैंसिल कर लेंगे। इंटीमेशन ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड डिन रूल 12 में बोला है कि 30 दिन ऑफ सच चेंज में अटैच कर लेना स्कैंड कॉपी प्रूफ ऑफ चेंज जो भी है डिजिटली साइन बाय CA इन प्रैक्टिस और CMA इन प्रैक्टिस। इंडिविजुअल इंटीमेट करेगा चेंजेस वगैरह कितने 15 दिन में कंपनी को, ठीक है। DIR-6 फॉर्म में डायरेक्टर KYC रूल 12A रेड विद रूल 11, KYC वेब फॉर्म भी आया था ना जिसमें एवरी डायरेक्टर है वो इंटीमेट करेगा डिन एट 31 मार्च। अब ये चेंज होकर शायद 30 सितंबर या 5 अक्टूबर हो गई है। ऑन और बिफोर नो यूर कस्टमर KYC नॉर्म में नो यूर कस्टमर नॉर्म से ये, ठीक है ना। तो DIR-3 KYC वेब फॉर्म भी फाइल करना है। इफ़ नॉट इंटीमेट स्टिपुलेटेड टाइम में अकॉर्डेंस विद रूल 12 डिन डीएक्टिवेट हो जाएगा बाय CG SG RD ऑफिसर, ठीक है ना। रीएक्टिवेट करने के लिए DIR-3 KYC आपको वापस फाइल करना पड़ेगा। डिन इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक, ठीक है। लाइफ टाइम तक वही नंबर रहेगा, वो चेंज नहीं होता रहेगा। अब आ जाओ 160 के ऊपर। रूल 13 और 152 सबसेक्शन 7 में एक्सप्लेनेशन है कि पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। रिटायरिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर रिटायर्ड बाई रोटेशन। Person whether or not he is a member of the company may give a notice to his or
हिज ओन कैंडिडेटशिप, कौन बन सकता है डायरेक्टर वो बता रखा है, वो खुद बन सकता है रिटायरिंग डायरेक्टर खुद, या फिर उसकी जगह कोई और पर्सन। मेंबर में गिव अ नोटिस फॉर कैंडिडेटशिप एनी अदर पर्सन, या तो रिटायरिंग डायरेक्टर या किसी और पर्सन को बनाने के लिए, डायरेक्टर बनाने के लिए नोटिस लिख के देंगे एटलीस्ट 14 days बिफोर जनरल मीटिंग में, प्लस साइन होना चाहिए, प्लस डिपॉजिट रजिस्टर्ड फीस, ठीक है ना। और अभी तो रजिस्टर्ड फीस कितनी होगी, 1 लाख, जिसको भी डायरेक्टर बना है वो 1 लाख की फीस पहले पे करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रिफंड है, अगर उसने 25% से ज़्यादा के वोट वगैरह उसको मिल गए, वैलिड वोट कास्ट, तो फिर उसको रिफंड भी कर दी जाएगी ये फीस। फिर बोल रखा है 160 में, फॉर फीचर ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन 8 कंपनी में बोल रखा है वेदर टू शो, हाँ ठीक है, सर्कुलर डेटेड अक्टूबर 2014 में बोला है, फेल टू सिक्योर 25%, तो बोर्ड में रिफंड। नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट इन सर्टेन केसेस, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो एनआरसी अंडर सेक्शन 178 में रिकमेंड कर रहे हैं, एक तो नॉमिनेशन कमेटी रिकमेंड कर रही है इस डायरेक्टर को बना, ठीक है, या बोर्ड रिकमेंड कर रहा है, एटलीस्ट 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग मेंबर्स कैंडिडेटशिप ऑफ द पर्सन प्रपोज एज ए मेंबर। अभी बोल रखा था 14 days ऑफ नोटिस के, 14 नोटिस शैल बी गिवन एटलीस्ट 14 days बिफोर जनरल मीटिंग, और एटलीस्ट 7 days बिफोर जनरल मीटिंग मेंबर्स जो है वो कैंडिडेटशिप ऑफ पर्सन प्रपोज कर सकते हैं एज ए पर्सन। फिर कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, कंपनी जो है वो इन राइटिंग नोटिस वगैरह वेबसाइट पे देगी। ये सारे सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, खाली वो 1 लाख की फीस 25% वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। एग्जाम्पशन फ्रॉम सर्विंग इंडिविजुअल नोटिस इफ कंपनी एडवर्टीज एटलीस्ट 7 days बिफोर इन जनरल मीटिंग, वंस इन वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। 101 और 102 में पूरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट 21 days ऑफ नोटिस में। Additional alternate nominee casual directors are not even retiring directors, so requires to compliance 160. Person to stand for directorship at any extraordinary general meeting plus not necessary at AGM only. भले एजीएम में भले ईजीएम में अगर आपको अपॉइंट होना है तो 1 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। मोशन पिक्चर की इसमें बोला पर्सन राइट टू गिव नोटिस टू स्टैंड फॉर द डायरेक्टरशिप इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी कॉन्ट्रेरी प्रोविजन। जो नोटिस देना है ना, ये जो प्रोविज़न है ये और दूसरे प्रोविज़न आर्टिकल में लिख लो, उससे क्या वो नहीं हो जाएगा कि नोटिस नहीं देना पड़ेगा। राइट टू गिव नोटिस, पर्सन इज राइट टू गिव नोटिस टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। अब भी अगर ऐसा बोल दिया ना कि नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्ट्ररी प्रोविज़न आर्टिकल में कॉन्ट्ररी प्रोविज़न देने की वजह से राइट इफेक्ट नहीं होगा पर्सन जो बनना चाहता है डायरेक्टर। नॉन कंप्लाइंस कंपनी फेल टू इन्फॉर्म टू मेंबर्स फॉर कैंडिडेटशिप ऑफ पर्सन प्रपोज्ड एज डायरेक्टर। अभी कंपनी ने बताया नहीं कि ये डायरेक्टर बनने वाला है, मतलब इसको डायरेक्टर की कैंडिडेटशिप एनआरसी वगैरह ने बोली है। फिर जो मेंबर्स है वो डिसाइड करेंगे, उस पर्सन के बारे में पता लगाएंगे वो डायरेक्टर बनने जैसा है कि नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्टर कम मेंबर्स खुद चाहते तो 7 दिन पहले बता दे, और कंपनी खुद चाहती है तो वो नोटिस या सर्कुलर में इशू करे कि ये पर्सन जो है इसने डायरेक्टरशिप के लिए बोला है, कैंडिडेटशिप के लिए बोला है, ठीक है ना। तो वो सब बातें नमिता गुप्ता कोचर के केस में था कि कंपनी फेल टू इन्फॉर्म, अगर कंपनी ने बताया ही नहीं और फिर डायरेक्टर को सीधा ही वहाँ पे आके खड़ा करें कि क्या आप किसी का डायरेक्टर बनाना चाहते हो, तो फिर मना भी कर सकते हैं वो कौन, शेयर होल्डर्स वगैरह। अब है 161 सबसेक्शन 1 2 3 4 एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल। एडिशनल डायरेक्टर किसको बोला है, लास्ट प्रोविजन है अपने कंपनीज एक्ट का, फिर पूरा सॉरी कंपनीज एक्ट का क्या, डायरेक्टर्स का, फिर पूरा डायरेक्टर चैप्टर खत्म। Additional director authorized board to appoint additional director itself or appoint any time in its discretion. एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करा है, बोर्ड जब भी चाहे तब, पर आर्टिकल अपॉइंट करने के लिए ऑथोराइज करना चाहिए, प्लस रेगुलेशन 66 टेबल एफ भी ऑथोराइज करना चाहिए, ठीक है। इफ आर्टिकल इज नॉट ऑथोराइज, अगर आर्टिकल ने ऑथोराइज नहीं कर रखा है तो आर्टिकल को अमेंड करो एसआर पास करके। द पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल। एक तो है ना जनरल मीटिंग में वो अपॉइंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके लिए एसआर ओआर पास नहीं किया, फिर क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते कि नहीं हमको तो इसको डायरेक्टर बनाना है, हम एडिशनल डायरेक्टर बना देते हैं, नहीं चलेगा। ही होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट ईजीएम, और लास्ट डेट नेक्स्ट ईजीएम जब हेल्ड होने वाली थी, विच एवर इज अर्लियर। If default is made in holding AGM, additional director shall vacate his office of the last day which AGM ought to have been held. AGM is not be held as scheduled, is adjourned at to a later date, then have to vacate. Additional director has all rights, duties, grounds of vacation 166, 167, 164, 189 सारे प्रोविजन उस पर लग रहे हैं, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, रिमूव कर सकते हो आर के थ्रू। 169 नहीं लग रहा है ना, नहीं
रिमूव नहीं कर सकते ओआर के थ्रू। 166 ड्यूटी वो सब। ही इज अपॉइंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमडी डब्ल्यूटीडी अपॉइंट हो सकता है। रेगुलेशन 66 टेबल है, वो बोलता है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर्स टुगेदर शैल नॉट एक्सीड मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स्ड बाय द आर्टिकल, नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर विद इन, ठीक है। 161 वन नॉट ओवरराइड 152 सबसेक्शन 6A एडिशनल डायरेक्टर इंक्लूड वेल कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एक्सप्लेनेशन, सिर्फ इंडिपेंडेंट और नॉमिनी डायरेक्टर को बोला था कि वो टोटल नंबर जो टोटल स्ट्रेंथ है 1/3 2/3 के लिए फर्स्ट, उसमें क्या करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट और नॉमिनी। तो एडिशनल डायरेक्टर को तो इंक्लूड तो करेंगे, लेकिन वो जो 2/3 बचे हुए थे ना, 1/3 को रिटायर करे थे, 2/3 बचे हुए थे, उस 2/3 में रहेगा। इवन एडिशनल डायरेक्टर अगर उसका टेन्योर खत्म नहीं हुआ है, मतलब एजीएम में नेक्स्ट एजीएम तक उसका अपॉइंटमेंट होता है, फिर एजीएम चाहे तो फिर उसको रीअपॉइंट करेंगे। तो कुल मिला के वो 152 सबसेक्शन 6 उस पर अप्लाई है। इवन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट एज एमडी, अगर उसको एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया तो एमडी से भी हटा देंगे। एडिशनल डायरेक्टर इज, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एजीएम और एनी अदर जनरल मीटिंग। इम्पॉर्टेंट, एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंट करने का पावर सिर्फ बोर्ड के हाथ में। जनरल मीटिंग में खुद अपने ऑन पे वो नहीं बोल सकते हम अपॉइंट करेंगे। ये बोला था ब्लेयर ओपन हर्थ फाइनेंस के केस में, केस था ब्लेयर ओपन हर्थ फाइनेंस। देर इज डेडलॉक इन बोर्ड, कब कब बोर्ड को लगता है कि एडिशनल डायरेक्टर ओपन करना चाहिए। डेडलॉक इन बोर्ड हो गया है, ओल्ड डायरेक्टर बिकम इंटरेस्टेड, सारे डायरेक्टर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बोला था बैरोन पोटर के केस में। कैजुअल वैकेंसी हो गई तो अगर वो फिल नहीं करता ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो भी चाहे तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, उस टाइम पे भी एक ऑप्शन रहता है डायरेक्टर के पास में। नॉट डिस्क्वालीफाई इन 164 देन फर्निश्ड DIR-2। दिन जो है वो DIR-2 जो है, हर डायरेक्टर कंपनी को DIR-2 फाइल करेगा और हर कंपनी ROC को DIR-12 फाइल करेगी 30 डेज में। जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होगा तब उसका दिन नंबर उसकी कंसेंट राइटिंग में। डिटेल्स ऑफ हिज शेयर होल्डिंग टू द एक्सटेंट रजिस्टर ऑफ द कंपनी, कितने उसने शेयर होल्डिंग वगैरह है, कैंप, ठीक है। एज पर 96 कंपनी शेल होल्ड AGM विद इन 6 मंथ्स। वो बोलते ना कि जो AGM हेल्ड करने की लास्ट डेट थी और या फिर उसका जो टेन्योर खत्म होता है, ठीक है, या फिर AGM हेल्ड की विच एवर सलियर वाली डेट तक उसको क्या करना है, रिटायर करना है। तो यहाँ पे बता रखा है रूल 96 में कि AGM हेल्ड करने की लास्ट डेट क्या थी, 6 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और रजिस्ट्रार में, पर रजिस्ट्रार चाहे तो स्पेशल रीज़न में एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है, जैसे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो एक्सटेंशन दे सकता है। तो फिर वो जो एक्सटेंशन के टाइम के बाद वाला जो टाइम है ना, क्लोज होता है फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने प्लस अगर 2 महीने एक्सटेंड किया, 1 महीने एक्सटेंड किया, तो वो सारा टाइम गिन के देखना, ठीक है। अभी 161 सबसेक्शन 2, अभी तो कहाँ ये ख़त्म हो रहा है, अभी तो 164 169 सब पढ़ने बाकी है। 161 सबसेक्शन 2 में एब्सेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और मैं फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टर। एक डायरेक्टर जा रहा है कहाँ, इंडिया छोड़ के, 3 महीने या उससे ज़्यादा के टाइम के लिए, तो फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी इफेक्टिव डेलिब्रेशन इन द बोर्ड मीटिंग। अ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर अगर वो ऑलरेडी होल्ड कर रखा है एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर। हाँ, उसने एक तो किसी और की ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप होल्ड कर रखी है और वो क्या बोलता है कि मैं इसका भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन जाऊँ, नहीं चलेगा। हमने होल्ड एनी अदर डायरेक्टरशिप इन, वो यहाँ पर SSD भी है और वो बोलता है मैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन जाऊँ, नहीं चलेगा। इफ ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप ऑफ ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जा रहा है तो जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल 150 140 वो 6 के जो भी क्राइटेरिया थे सब फुलफिल करें, 149 सबसेक्शन 6 के जो भी क्राइटेरिया थे सब फुलफिल करें। बोर्ड में अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इफ ऑथराइज्ड बाय EOA और, ठीक है, OR। राइट्स टू अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर वेस्ट इन बोर्ड, बोर्ड ही अपॉइंट करेगा। ओरिजिनल डायरेक्टर हैज ना, ओरिजिनल डायरेक्टर बोलता है मैं खुद मेरी जगह किसी और को अपॉइंट करके जाऊँ ना, नहीं, आपको किसने राइट दिया, बोर्ड अपॉइंट करेगा। मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट बाय पासिंग सर्कुलेशन और बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, दोनों ही चलेगा। टर्म्स ऑफ ऑफिस नॉट एक्सीडिंग permissibles to original director or original directors return back to India, automatic cessation, automatic reappointment under section
अच्छा, ये जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट वाला प्रोविजन था वो ओरिजिनल पे लगेगा कि ऑल्टरनेट पे? ऑब्वियसली ओरिजिनल डायरेक्टर पे। अगर ऑल्टरनेट को अपॉइंट करना है तो फिर से वैसे जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं वैसे अपॉइंट करो। ही इज़ नॉट ए प्रॉक्सी, वो प्रॉक्सी नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एजेंट नहीं है, ही इज़ अ डायरेक्टर इन हिज ओन राइट। उसके खुद के पास राइट है, सेम राइट्स जो कि किसके पास था, ओरिजिनल के पास में। 184 अप्लाई ओनली इफ द ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप हिमसेल्फ इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट। 184 तब अप्लाई होगा जब वो खुद उस कॉन्ट्रैक्ट में वो इंटरेस्टेड है। Neither 152 subsection 5 nor 161 subsection 2 grant exemption from consent in writing DIR 2 and 12 भी उसको फाइल करना है किसको, alternate डायरेक्टर को। 165 में alternate directorship shall also include while counting number of directorship, वो 20 की जो डायरेक्टरशिप काउंट कर रहे हो ना उसमें alternate directorship इंक्लूड होगी। 167 में वो सारे जितने भी वैकेट करने वाले ऑफिस के वो थे ना 167 में डिस्क्वालिफिकेशन, वो सारे इसमें भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, मतलब अगर सारे ऑफिस वैकेट करें ना डायरेक्टर क्योंकि उन्होंने फाइल नहीं किया है, क्या बोलते हैं, रिटर्न वगैरह टाइमली, तो उसमें वो अल्टरनेट डायरेक्टर भी क्या होगा, वैकेट करेगा ऑफिस। 161 सब्सक्रिप्शन टू रेड विद 166 नो डायरेक्टर असाइन ऑफिस, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी, एडिशनल डायरेक्टर्स, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, क्या लिख रखा है मैंने पता नहीं। 161 सबसेक्शन 3 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय थर्ड पार्टी दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर। वॉच डॉग जैसे काम करेगा, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अगर कुछ लोन वगैरह दे दिया है तो वो सोचेंगे कंपनी कैसी चल रही है, तो वो अपने लिए एक डायरेक्टर को अपने बिहाफ पे अपॉइंट करके रखेंगे वहाँ पे, जो बैठ के सारे कंपनी की प्रोसीडिंग्स का इन्फॉर्मेशन उसको देता रहेगा, किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाई, नॉमिनेट कौन कर रहा है, इंस्टीट्यूशन, अपॉइंट कौन कर रहा है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नॉमिनेट किसने किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपॉइंट किसने किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसीलिए बोलते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करा है। फिर आ जाते हैं 161 सबसेक्शन फॉर फाइलिंग, फाइलिंग नहीं होता, वो फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी बाय द डायरेक्टर इफ सो रिक्वायर्ड, दस फैसिलिटी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, नो एक्सप्रेस पावर इन आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, कैजुअल वैकेंसी फिल्ड बाय द बोर्ड बट ओनली बाय पासिंग रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा, किसके लिए, कैजुअल वैकेंसी के लिए। अपॉइंटमेंट मेड बाय द बोर्ड सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग। और कैजुअल वैकेंसी जो फिल की है बोर्ड ने is the vacancy in office of a director appointed by company in general meeting, company in general meeting। जो डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ वो किसी वजह से मतलब चला गया, ठीक है ना, किसी वजह से वो कैजुअल उसकी जगह वैकेंसी हुई तो ही बोर्ड क्या करेगा, उसकी जगह नया डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। बोर्ड ने अपॉइंट किया था और उसका पोस्ट वैकेट हो गया, उसकी जगह वापस बोर्ड अपॉइंट कर रहा है, वो कैजुअल वैकेंसी नहीं, बोर्ड वापस अपॉइंट नहीं कर सकता उसकी जगह। सपोज कैजुअल वैकेंसी में एक डायरेक्टर अपॉइंट किया, वो उसको भी किसी वजह से जाना पड़ा और उसी की जगह वापस कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो फिर बोर्ड वापस नया डायरेक्टर उसकी जगह अपॉइंट नहीं करेगा, ठीक है ना। होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट अप टू विच द ओरिजिनल डायरेक्टर जब तक अपॉइंट ऑफिस ऑफिस में रहता तब तक ही उस कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर का ऑफिस है। कैजुअल वैकेंसी मतलब रिटायर्ड हो गया, रेजिग्नेशन, डेथ, बट यहाँ पे बोल रखा है कैजुअल वैकेंसी मीन्स वैकेंसी, इसमें तो कुछ डिफाइन नहीं है लेकिन जनरली डेथ, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, ये सारे हैं। ऑडिटर में ऐसा बोला था कि 3 महीने में अप्रूवल ले लेना, रेजिग्नेशन वाला अगर केस है तो, बट डायरेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई सा भी केस हो अप्रूवल ले लेना जनरल मीटिंग में, बता देना जनरल मीटिंग में। वे डायरेक्टर अपॉइंट इन जनरल मीटिंग बट डज नॉट अज्यूम ऑफिस, अगर उसने खुद की कंसेंट नहीं दी, अज्यूम ही नहीं किया ऑफिस, तो फिर वो वैकेट कैसे हो गया। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू बोर्ड में रिजॉल्व टू कीप द वैकेंसी अनफिल्ड। ऑब्लिगेटरी मतलब जरूरी नहीं है कि उसकी जगह डायरेक्टर अपॉइंट करे ही, उस वैकेंसी को अनफिल्ड भी रहने दे सकता है। और ये जो कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर है वो नॉट ए रिटायरिंग डायरेक्टर, मतलब वो काउंट तो होगा, ठीक है, टोटल जो था उसमें, लेकिन जो बाद में नॉन रिटायरिंग वाले थे ना उसमें छट जाएगा। होल्ड ऑफिस अप टू द डेट अप टू विच, वो सब ठीक है। फिर आ जाता है 162 अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इज टू बी वोटेड इंडिविजुअली, प्रोहिबिट प्लेसिंग सिंगल रिजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर, टू और मोर डायरेक्टर को एक ही रिजोल्यूशन से पास करना है तो ठीक है। टू और मोर पर्सनस में बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय सिंगल रिजोल्यूशन, अगर ऐसा पहले से एक रिजोल्यूशन पास करो कि जो अपॉइंटमेंट है शैल बी सो मेड हैज फर्स्ट बीन एग्रीड बाय द मीटिंग विदाउट एनी वोट कास्ट अगेंस्ट, जितने लोग बैठे हैं उसमें से एक भी जना अगेंस्ट में वोट कास्ट नहीं करता है, ठीक है, और फर्स्ट पास करो रिजोल्यूशन authorizing the appointment, then first unanimous resolution about the authorizing to appointment, none of more than one director भी appoint, single resolution, पहले तो ऐसा एक resolution पास करो
जिसमें 100% कंसेंट हो, एक भी डायरेक्टर अगेंस्ट में वोट नहीं करे। उसके बाद में एक और रेजोल्यूशन पास करो कि सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। 2 रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं इसमें। 162 नॉट अप्लाई टू एनी अपॉइंटमेंट मेड बाय द कंपनी अदरवाइज देन इन जनरल मीटिंग। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 162 ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नॉट अप्लाई होता है, या फिर अपॉइंटमेंट शैल बी वॉइड या एक्ट वैलिड अंटिल द डिफेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट इज नोटिस्ड। 176 अच्छा, ये पूरा जो है वो एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी और ये जो सिंगल रिजोल्यूशन वाला है प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी पे। सपोज ऐसा है कि 20 मेंबर्स है मीटिंग में, ठीक है, 15 मेंबर्स जो है वो फेवर में वोट कास्ट करते हैं और 5 मेंबर कुछ भी नहीं बोलते, चुप है, एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग, वोटिंग ही नहीं करते हैं। तो मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट में कितने हैं? 0। तो यहाँ पे क्या बोल रखा था, जितने भी मेंबर बैठे हैं उसमें से एक भी वोट जो है वो अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए, जितने वोट आए फेवर में आने चाहिए, तो वो यूनानिमस रिजोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देयर इज नो तो यहाँ पे बोल रखा है दिस इज नॉट ए वैलिड यूनानिमस रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। अरे सॉरी, इसमें तो जितने मेंबर्स हैं मीटिंग में वो सारे कंसेंट दे। कंसेंट दे मतलब कि यहाँ पे जो 5 मेंबर्स हैं ना जिन्होंने वोट किया ही नहीं, उनको भी वोट करना चाहिए था, मतलब ये एक वैलिड यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं है। 20 मेंबर हैं तो 20 फेवर में वोट आने चाहिए। 20 मेंबर मीटिंग में है, टोटल कंपनी में कितने मेंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, उस मीटिंग में उस टाइम पे 20 मेंबर है तो 20 वैलिड वोट यानी फेवर में वोट आने चाहिए। 162 हो गया। अब आ जाते हैं 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपॉइंटमेंट इन सिंगल appointment by simple majority appointment all the directors by majority of the shareholders substantial minority may not be able to place even a single director on the board article must contain detailed provision of the company adoption this method proportional representation एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या मेजोरिटी ऑफ द मैम शेयर होल्डर थे ना, वही बार बार अपनी तरफ से क्या करे थे, डायरेक्टर्स अपॉइंट करे थे, तो माइनॉरिटी बोलते कि हमको भी क्या करना है, अपॉइंट करना है। तो ऐसे बोलते कि 1 लाख से 5 लाख तक जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो 3 डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। फिर 10,000 से 1 लाख तक जिन्होंने अपॉइंट कर रखा है वो 2 डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। 10,000 से नीचे जिन्होंने अपॉइंट कर रखा है वो जिन्होंने होल्ड कर रखा है वो 1 डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ऐसा कुछ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिससे हर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाला मेंबर अपने पास आ जाए, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो वोटिंग बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल और क्यूमुलेटिव अदर देन कोई भी मेथड 1 मेंबर 1 वोट होगा इसमें, मतलब नंबर ऑफ वोट इंटू नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ शेयर से एक वोट आएगा वो, ठीक है। एक एक मेंबर एक वोट होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। एब्सेंस द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल कैजुअल अगेंस्ट में भी फील्ड बाय द बोर्ड, वो ठीक है, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। 164 रेड विद रूल 14 164 1 में बोल रखा है अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या एडजर्ड, सी में हो रखा है एडजर्ड एज एन इंसॉल्वेंट एप्लीकेबल इस एप्लीकेशन पेंडिंग है, या कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 महीने या उससे ज़्यादा कि उसको जेल हो गई और 5 साल अभी तक इलैप्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस के बाद में 5 साल इलैप्स होने चाहिए तभी वो एलिजिबल होगा। 164 में आ गई हूँ मैं, रेड विद रूल 14 में। कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाई इवन इफ एनी अपील और पेटिशन इज फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, ये 164 में बोला है भले अपील फाइल कर रखी है, एक बार कॉन्विक्ट हो गए ना किसी भी कोर्ट में फिर आप क्या हो 5 साल तक गए। एज पर रूल 2 1 के अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन कोर्ट कंक्लूड द कोर्ट मतलब वो, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन कम्स टू एन एंड इफ अ पर्सन इज कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस सेंटेंस्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट, तो 7 साल से ज़्यादा की जेल हो गई तो आप जिंदगी भर के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकते। 7 साल से ज़्यादा की जेल जिस ऑफेंस में बताई गई है उस ऑफेंस में आप कॉन्विक्ट हो गए तो आप जिंदगी भर तक आप नहीं बन सकते डायरेक्टर। अ पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑर्डर डिस्क्वालिफिकेशन इज अप, किसी कोर्ट ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि इस पर्सन को कभी अपॉइंट मत करना, तो फिर उस पर्सन को कैसे अपॉइंट कर सकते हो? कोर्ट ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई घोषित कर लिया उसको, लेकिन किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई किया, तो वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद वो क्या बोलेंगे, द ऑर्डर इज नॉट इन फोर्स, फिर आप अप्लाई उसको अपॉइंट कर सकते हो। अ पर्सन हु हैज़ नॉट पेड एनी कॉल, एक तो आप शेयर होल्डर बन के पैसा नहीं दे रहे हो, 6 महीने हो गए, फिर आपको कहाँ से डायरेक्टर बनाए। लास्ट डे ऑफ द फिक्स्ड पेमेंट ऑफ लास्ट डे फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल इलैप्स्ड हो गया, 6 महीने हो गए, नहीं बनाएंगे उसको डायरेक्ट। अ पर्सन हु हैज़ बीन कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ऑफेंस किया है जिसने, तो ड्यूरिंग प्रेसिडिंग 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 सालों में एक भी बार उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के प्रोविजंस जो थे उसको कंप्लाई नहीं किया, तो फिर उसको क्या है डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। नॉट कंप्लाइंस 152
सबसेक्शन 3, ही हैज़ नॉट बीन अलॉटेड दिन ही नहीं है उसके पास में, क्या डायरेक्टर बनाए। अब 164 सबसेक्शन 2 के डिस्क्वालिफिकेशन, पर्सन हु इज़ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अभी है डायरेक्टर वो, ठीक है, वो कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटेड, वो रीअपॉइंट होने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऑफ दैट कंपनी और अपॉइंटेड, उस कंपनी में रीअपॉइंट होने के लिए और किसी और कंपनी में अपॉइंट होने के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर नॉट फाइल financial statement or annual return for any continuous period of 3 financial year, has failed to repay the deposit accepted by it or interest thereon, or redeemed any debenture on due date, or pay interest due thereon, or pay declared dividend of any such failure continues for 1 year। मतलब 3 साल वाला प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न, और डिपॉजिट रीपे डिबेंचर रिडीम इंटरेस्ट और डिविडेंड वाला प्रोविजन 1 साल फेल हो गया, तो फिर क्या सारे के सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन जो डिफॉल्ट इज मेड गुड, भले डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में कितना ही बांटो डिविडेंड, कितना ही यूज करो, कुछ होने वाला नहीं है। 164 सबसेक्शन 2 में शेल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड, वो ठीक है। Where a person is appointed as director of the company committed default 164(2), he shall not incur disqualification for a period of 6 months from the date of such his appointment, shall not incur any disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। अभी वो बंदा आया, उसको 6 महीने कंप्लीट नहीं हुआ और कंपनी ने डिफॉल्ट किया, तो उसकी क्या गलती है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। रूल 14 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन, रूल्स में बोल रहा है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, इन्फॉर्म करो फॉर्म DIR 8 में कंपनी को अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, और कंपनी 30 डेज में DIR 9 में ROC को फाइल करेगी कि ये है डायरेक्टर जो है सारे के सारे क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई। रूल DIR 9 में कंपनी टू ROC, DIR 8 में पर्सन टू कंपनी। अब यहाँ पे ROC जो है वो फाइल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, DIR 9 वो ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, जब आप वापस डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल तक आप डिस्क्वालीफाई हो, फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव हो जाती है, तो DIR 10 फाइल करके बोलो हम अब 5 साल खत्म हो गए, वापस क्वालिफाई है। ऑडिटर भी रिपोर्ट में स्टेट करता है, आपको पता है 143 सबसेक्शन 3 क्लोज जी में ये डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है, ऑडिटर भी बोलता है। 164(3) में फ्रीडम्स टू 164(3) में बोल रखा है, हाँ ये पूरा प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट कंपनी में भले फाइल मत करो, इसीलिए वहाँ पे फाइल होते ही नहीं है ये एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली, बोलते भले फाइल करो मत करो, सारे डायरेक्टर बनने के बने रहेंगे। 164(3) में फ्रीडम टू प्रिस्क्राइब द एडिशनल ग्राउंड आर्टिकल, ठीक है। नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मिनिमम एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू ऑर्डर टू बिकम अ डायरेक्टर। ऐसा नहीं कि आप CEO तो डायरेक्टर बन सकते हो, ऐसा कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन चाहे तो कंपनी अपने आर्टिकल में प्राइवेट कंपनी स्ट्रिक्ट प्रोविजन बना सकती है। वैकेशन ऑफ ऑफिस 167 सबसेक्शन 1, वेयर कंपनी इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164, सारे के सारे डायरेक्टर ऑफिस वैकेट इस सेक्शन में आके कर रहे हैं, उसी तरह उनको ऑफिस वैकेट करने के लिए बोला, शैल बिकम वैकेट एब्सेंस हिमसेल्फ फ्रॉम, या तो देखो 164 में डिस्क्वालीफाई है, या फिर वो 12 महीने तक एक भी बोर्ड मीटिंग में आता ही नहीं है, या फिर पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी नहीं आता। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी एक भी मीटिंग अटेंड कर ली तो भी उसको मान लेंगे, पर बाकी तो उसको निकालेंगे। या फिर ऑफिस शैल बी वैकेट इवन इफ लीव ग्रांटेड, वो ठीक है, पहले लीव ग्रांट करना वगैरह वो था, अब कुछ नहीं है। कॉन्ट्रावेंट 184 एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज इंटरेस्टेड, 184 में जो इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्ट था उसमें उसने मतलब इंटरेस्टेड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रावेंशन क्या है 184 का, तो भी उसका क्या डिस्क्वालीफाई मान लेंगे। 184 में ऑफिस वैकेट करने की बात करें, मतलब डायरेक्टर आप अपॉइंट हो गए हो, अब आपका ऑफिस वैकेट कर रहे हैं। बिकम डिस्क्वालीफाइड बाय ऑर्डर कोर्ट पे या ट्रिब्यूनल ने बोल दिया, पहले तो उसको डायरेक्टर बना दिया, फिर कहीं से ऑर्डर आ गया कोर्ट ट्रिब्यूनल का इसको कहीं पे डायरेक्टर मत बनाओ, तो उसको हटा देंगे, वैकेट कर दिया उसका ऑफिस। फेल टू डिस्क्लोज इस इंटरेस्ट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अरेंजमेंट 184, where he is convicted by court of an offence involving moral turpitude, otherwise or sentence is respect thereof is imprisonment not more than 6 months। 6 महीने से ज़्यादा का जेल नहीं था उस ऑफेंस में, उसको कॉन्विक्ट बोला, उसका ऑफिस वैकेट। एक्सप्रेशन और अदरवाइज मीन्स एनी ऑफेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पर्सन इज वेयर हैविंग बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर वर्च्यू ऑफ द, अगर उसको होल्डिंग सब्सिडरी में डायरेक्टर होने की वजह से यहाँ डायरेक्टर बनाया, वहाँ ऑफिस वैकेट हो गया तो यहाँ भी ऑफिस वैकेट हो जाएगा। वेकेशन ऑटोमेटिक, ग्राउंड E और F जो है कोर्ट ने बोला है कि कॉन्विक्ट कर दो, लेकिन इम्प्रिजॉनमेंट जो 6 महीने से ज़्यादा की थी, तो ग्राउंड ऑफ वेकेशन शैल नॉट टेक इफेक्ट फॉर फर्स्ट 30 डेज। अगर उसने अपील फाइल कर दी, देखो यहाँ पे क्या उसको डायरेक्टर बना दिया, फिर अगर उसने अपील फाइल कर दी ना 30 दिन में, तो उसको बोलेंगे वैकेट मत करो ऑफिस,
ठीक है। और उसकी उस अपील की भी हियरिंग आ गई, उसके 7 दिन में उसने और दूसरी अपील फाइल कर दी, सेकंड अपील हायर अथॉरिटी को। ठीक है, तो उस अपील के डिस्पोज ऑफ होने तक भी उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टर बने रहने देंगे। मतलब अपील का प्रोविजन 164 में कहीं नहीं था जहाँ पे आप डायरेक्टर बनने वाले थे, यहाँ पे आप बनने हुए हो, वैकेट करने की बात हो रही है, तो बोलते हैं अपील फाइल कर दी तो वैकेट मत करो। या फिर फर्स्ट तो 30 डेज में और दूसरी 7 डेज में, डिस्पोज ऑफ अपील होने तक आपको मना, मतलब आपको डायरेक्टर बने रहने दे रहे हैं। 167 सब्सेक्शन टू पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन। 164 सब्सेक्शन 3 में वो है 1 लाख से 5 लाख तक का पनिशमेंट है, 1 साल तक की जेल हो सकती है। 167 सब्सेक्शन 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द ओल्ड डायरेक्टर वेयर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वैकेट देयर ऑफिस अंडर एनी ऑफ द ग्राउंड of 167 promoter in absence of central government appoint the required number of directors hold office director appoint in general meeting 164 subsection 167 subsection 4 private company in article additional ground ठीक है there is no concept of requirement of holding any qualification क्या शेयर आपके पास होंगे तो ही डायरेक्टर बनाएंगे, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा है। 164 सब्सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट डिसक्वालीफाई जो किया था ना रीअपॉइंटमेंट के लिए इन डिफॉल्टिंग कंपनी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years डेट ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन, आपको रीअपॉइंट नहीं करेंगे और उस कंपनी में आपको अपॉइंट नहीं करेंगे, बाकी कंपनी में अपॉइंट नहीं करेंगे, उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं करेंगे। 164 2 एंड 167 अप्लाई ऑन नॉमिनी डायरेक्टर, नो एग्जाम्शन एज पर द कंपनीज एक्ट। हाँ, नॉमिनी डायरेक्टर पे भी बिल्कुल लगते हैं सारे जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड। ऐसा थोड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहता है कि आप बन जाओ डायरेक्टर तो आप भले डिस्क्वालीफाई हो तो भी आपको बना देंगे, नहीं बनाएंगे। नॉट पेमेंट ऑफ द ठीक है। 165 में नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कितने नंबर ऑफ नो पर्सन शेल होल्ड ऑफिस इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप मोर देन 20 कंपनीज, मतलब मैक्सिमम आपको 20 कंपनीज में डायरेक्टर बनने दिया जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूड करते हो उसमें से डोरमेंट कंपनी को, छोटी मोटी कंपनी डोरमेंट कंपनी सोती हुई कंपनी है, बनो डायरेक्टर 20 से ज़्यादा है तो भी चलेगा, जिसमें से 10 मैक्सिमम पब्लिक कंपनी हो सकती है। बट उसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड करके बोला है डोरमेंट कंपनी, लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट नहीं किया है 92-137 में, उनको एप्लीकेबल ही नहीं है प्रोविजन। 165 सब्सेक्शन 3 में डायरेक्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट ऑफ 1 ईयर। हाँ, इस एक्ट की ये ट्रांजिशन प्रोविजन है, कोई मतलब नहीं है इसका। 164 4 और 5 में बोल रखा है कि रेजिग्नेशन शैल बिकम इफेक्टिव, ये सारे ट्रांजिशन प्रोविजन है जो मेरी पड़ी। पनिशमेंट 5,000 पर डे और मैक्सिमम 25,000। मेंबर ऑफ द कंपनी एस आर स्पेसिफाई, हाँ अगर कंपनी चाहे तो प्रोविजन को स्ट्राइडेंट बना सकती है, बोलती है कि नहीं ऐसा डायरेक्टर जो कि 5 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर बना हुआ है तो हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे उसका हमारी कंपनी में, तो हो सकता है ऐसा। एसएसडी आप 2 से ज़्यादा कंपनी में नहीं बन सकते हो। 166 में ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर बता रखे, एक्ट गुड फेथ, एक्सरसाइज ड्यू केयर, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेक अनड्यू नॉट मेक अनड्यू गेन, और ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज ऑफिस। अब आ जाओ 168 में रेजिग्नेशन, रूल 15 और रूल 16 लास्ट चल रहा है इस पूरे क्या बोलते हैं चैप्टर का। 168 169 फिर खत्म। 168 सबसेक्शन 1 रूल 15 और 16 बोलता है कि लीगल रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग रेजिग्नेशन बाय द डायरेक्टर क्या करेगा वो, सबसे पहले गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग दैट रेजिग्नेशन शैल बी वैलिड ओनली इफ इट इज एड्रेस टू कंपनी, any resignation addressed to third party does not have any effect. Okay, director may within 30 days of resignation forward to ROC a copy of his resignation plus रीजन भी बताने पड़ेंगे क्यों रिजाइन करना चाहता है। रूल 16 कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल में बोलता है कि नोटिस बाई DIR 11 ROC को देना और कंपनी ROC को देगी DIR 12 में, मतलब इंसान भी दे रहा है ROC को, कंपनी भी दे रही है ROC को, इंसान दे रहा है DIR 11 में, कंपनी दे रही है DIR 12 में। फॉरेन डायरेक्टर है तो CA CMA का कुछ एक वो प्रैक्टिस वाले का फाइल द सेम विद इन, वो खुद तो नहीं कर सकता है ना फाइल, CA करेगा उसका फाइल। ठीक है, कंपनी जो है DIR 12 मैम ROC को रेडी, इसमें कंपनी शेल पोस्ट ऑन वेबसाइट पे भी लिखेगी ये डायरेक्टर जो है वो जाने वाला है, इसको विदा कर दो अलविदा। रिगार्डिंग रेजिग्नेशन, ठीक है, कंपनी जो है फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन जो है वो बोर्ड रिपोर्ट में भी लिखेगी। वेरी गुड, इज टू बी नेक्स्ट AGM में जो जाने वाली है। 168 1 और 2 में रेजिग्नेशन शैल बी टेक इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ विच नोटिस इज रिसीव्ड, डेट इफ एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन नोटिस विच एवर इज, जिस दिन वो जानने वाला था, ठीक है वो, या फिर उसने नोटिस में लिख के दिया कि इस दिन से मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ, तो वो जो डेट है ना वो ही मानी जाएगी उसकी रेजिग्नेशन की डेट।
डेट ऑफ विच नोटिस इज रिसीव्ड और डेट जो नोटिस में स्पेसिफाइड है, तो नोटिस रिसीव हुआ या फिर नोटिस में स्पेसिफाइड है, दोनों में से जो भी लेटर वाली डेट होगी ना वो मानी जाएगी, अर्लियर नहीं, लेटर वाली डेट। नॉट एनी रिक्वायरमेंट दैट एक्सेप्टेंस ऑफ द बोर्ड, बोर्ड बोलता है नहीं रुक जाओ रुक जाओ, बोर्ड के कहने से कुछ नहीं होगा, बोर्ड उसको मना कर सकता है नहीं, जिसको जाने वाले को कौन रोक सकता है यार। इफ वो डायरेक्टर्स रिजाइन, सारे डायरेक्टर को रिजाइन करना है आज के आज, तो फिर क्या बोला, क्या करना है, सिग्नेचर छोड़ो, इसमें से कोई प्रोविजन नहीं है, सारे डायरेक्टर को रिजाइन उसी दिन करना है। वो तो अपने था ना कैजुअल वैकेंसी, वो 160, वो जब फाइल नहीं किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे के सारे डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हो गए थे, तो पता है उन सारे डायरेक्टर को रोका क्यों था, सारे डायरेक्टर उस कंपनी में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, इसका मतलब उन सबको उस टाइम उनको वैकेट नहीं करने दिया, क्योंकि अगर वो चले जाते तो फिर डेडलॉक हो जाता कंपनी में, कंपनी काम कैसे करती। अब अच्छा 169 में रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर, अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या करेगी, रिमूव करेगी डायरेक्टर को, अप्लाई करेगी रिगार्डिंग मैनर ऑफ द अपॉइंटमेंट, रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, एडिशनल, कैजुअल, नॉमिनी, वुमेन डायरेक्टर, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एसएसडी, सबको रिजाइन कर सकती है कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो एसआर से ही अपॉइंट हुआ, तो उसको एसआर पास करके ही क्या करना, रिजाइन रिमूव करना, बाकी सबको ओआर से रिमूव कर सकते हो। प्रोसीजर क्या होगा, स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, जो 115 में बता रखा है ना स्पेशल नोटिस, कितने 1 लाख और कुछ प्रिस्क्राइब्ड होता है, 102 में एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी देना पड़ता है, तो उतने परसेंटेज के जो शेयर होल्डर है वो बोलेंगे स्पेशल नोटिस देने के लिए। फिर इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन मस्ट बी गिव टू नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ, 14 दिन पहले पर 3 महीने से पहले नहीं, एटलीस्ट 14 दिन पहले पर 3 महीने से पहले नहीं, क्या करना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा नोटिस, एक्सक्लूडिंग बोथ ऑफ द डेज ऑफ द, जिस दिन उसको रिटायर करना है और जनरल मीटिंग का दिन को हटा के एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम रिटायर इसको रिमूव करना चाहते हैं। जो मैंने बोला है ना कि स्पेशल नोटिस के लिए 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और पीडअप कैपिटल 5 लाख, विच एवर इज लेस में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है ना, उतने डायरेक्टर ने साइन करना है, तब जाके उसको बोलेंगे स्पेशल नोटिस, और ऐसा स्पेशल नोटिस ज़रूरी है, जो 14 दिन पहले और 3 महीने से पहले नहीं, वरना सब भूल ही जाएंगे एक मैटर है या कोई रिमूव करने वाले, किस चीज़ को देना है सबको, उस पर्सन जो जिसको रिमूव करे उसको भी देना है। मेंबर गिविंग स्पेशल नोटिस नॉट बाउंड टू गिव ग्राउंड्स, हम क्यों रिमूव करना चाहते हैं ये मेंबर बताए, ये ज़रूरी नहीं है, हम आपको रिमूव करना चाहते हैं ये बताना ज़रूरी है। एज पर 102 it is duty to board to disclose the material facts of explanatory statement. Neither 102 nor 169 requires the shareholders to disclose the reasons. LIC स्कोर के केस में बोला रिमूवल का रीजन बताना कोई ज़रूरी नहीं है। सेंड ए कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस टू डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को भी बताओ कि स्पेशल नोटिस में आपको रिमूव करने के लिए बोला। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको देंगे, उसको डायरेक्टर की पोजीशन से हटा रहे हैं, उसको बोलने का मौका तो दो। डायरेक्टर रिक्वेस्ट टू सेंड हिज रिटन रिप्रेजेंटेशन, फिर डायरेक्टर लिख के देगा रिटन रिप्रेजेंटेशन में एज ठीक है ना। गिव नोटिस टू इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन टू ऑल इट्स मेंबर्स एट लीस्ट 7 days बिफोर डेट ऑफ जनरल मीटिंग, ये जो नोटिस है ना ऑफ इंटेंशन टू मूव रिजोल्यूशन ऑफ ऑल द मेंबर्स 7 दिन पहले जनरल मीटिंग के वो नोटिस मूव हो जाना चाहिए। एक्सक्लूड द डेज ऑफ जनरल मीटिंग को डे ऑन विच द नोटिस इज गिवन, सेंड ए कॉपी टू रिटन रिप्रेजेंटेशन, हर डायरेक्टर के हर मेंबर के पास में उसके रिटन रिप्रेजेंटेशन का नोटिस, वो उसमें बोल सकता है कि मेरी विलिंगनेस है कंपनी में कंटिन्यू करने की वगैरह, ठीक है, पर वो ये नहीं बोल सकता कि मैं यहाँ पे आगे होगा कि अगर वो बताता है ना ऐसा कि ये कंपनी की गलती है या वो है, ऐसा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करता है कंपनी को, तो वो कंटेंट जो है हटा दिया जाएगा ट्राइब्यूनल को बोल के वहाँ से। स्पेसिफाई द फैक्ट ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द डायरेक्टर इन नोटिस सेंड टू मेंबर्स, रिटन रिप्रेजेंटेशन नॉट सेट बाय कंपनी टू मेंबर्स बिकॉज ऑफ इट वाज रिसीव, या तो वो बहुत लेट हो जाता है या कंपनी की डिफॉल्ट है, तो डायरेक्टर का रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं भेज पाए ना, तो अब उसको खुद को बोलो कि वो आए जनरल मीटिंग में और बोले अपने बारे में। राइट टू हियर इन मीटिंग, एनी अदर पर्सन मे बी अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ द डायरेक्टर सो रिमूव्ड, हाँ वो जिसको रिमूव किया उसकी जगह कोई और डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। डायरेक्टर फॉरमोड वॉज ए अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग स्पेशल, ठीक है। चाहे तो उसको अनफिल भी रहने दे सकते हो उस वैकेंसी को। डिफेमेटरी रिप्रेजेंटेशन है, अब्यूज टू सिक्योर द पब्लिसिटी, ऐसा कुछ करना चाहता है तो ट्रिब्यूनल चाहे तो बोल सकता है कि उसको साइन मत करो जनरल मीटिंग में, उसको रिड आउट भी मत करो जनरल मीटिंग में। या तो ट्राइब्यूनल को लगता है किसी एग्रीड पर्सन ने अप्लाई किया है कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, तो कुछ डायरेक्टर दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, कौन कौन डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते हैं, एक तो जो 242 में अपॉइंट किया था ट्रिब्यूनल ने जो डायरेक्टर, या फिर प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 163 में जो डायरेक्टर आए थे, या फिर नॉमिनी डायरेक्टर जो थे, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता।
सेकेंड टर्म, हाँ वो ठीक है, बोल दिया मैंने. Appointment of MD was revoked by the board. Removal of the director is out of purview of this section. अगर आपको डायरेक्टर की पोस्ट से हटाया गया, उस वजह से आप एमडी भी बने हुए थे, तो आपको एमडी की पोस्ट भी तो अपने आप वैकेट हो जाएगी. मेजर जनरल शांता शमशेर वर्सेस कमानी ब्रोस का केस है. कॉम्पनसेशन दिया जाएगा पेबल टू इन रिस्पेक्ट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन सब्जेक्ट टू सेक्शन 202. बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 202 में जितना बताया उतना कॉम्पनसेशन देंगे. उसको हटाया है ना, डायरेक्टर की पोजिशन से जानबूझ के हटा रहे हैं. तो अब इसमें और कुछ है. आर्टिकल इंटाइटल डायरेक्टर हेड ऑफिस फॉर द लाइफ. अगर ऐसा लिख रखा है कि वो फॉर लाइफ डायरेक्टर बना रहेगा, तो क्या 169 में रिमूव नहीं कर सकते? रिमूव कर सकते. ये अल्ट्रा वायरस को से ये बोला था तरलोक चंद खन्ना वर्सेस राजकुमार कपूर की केस में. में लिखा था कि जब तक वो 1/3 शेयर होल्ड करेगा तब तक उसको डायरेक्टर बने रहने दो, रिमूव नहीं कर सकते. तब भी उसको रिमूव कर सकते, क्योंकि जो 1/3 शेयर बने रहने दो वाला क्लोज है वो अल्ट्रा वायरस को से क्लोज है. केतन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मंजू. रविंद्र प्रसाद केतन में बोला था कि सिविल कोर्ट के हाथ में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है रिमूवल वगैरह का, उसके पास वो केस लेके नहीं जाएगा. 170 में बोला है, लास्ट 2 सेक्शन है. 170 रजिस्टर ऑफ द डायरेक्टर कैंप भी मेंटेन करना. कंसेंट प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस में फाइलिंग टू आरओसी 30 डेज में. कैंपीस क्या क्या लिखना रजिस्टर में, कंटेंट दिन कैंपीस का नाम, डेट ऑफ साइन, ऑक्यूपेंसीज, एडिशनल कंटेंट, होल्डिंग सब्सिडरीज में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, फाइलिंग टू रिटर्न विद आरओसी. कोई एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी पे. कौन सा? 173 रजिस्टर ऑफ द डायरेक्टर कैंपियन शेयर होल्डिंग एंड देयर शेयर होल्डिंग. 171 मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ द डायरेक्टर्स कैंपीज देयर शेयर होल्डिंग. 171 वाला जो रजिस्टर है वो मेंबर्स चाहते हैं इंस्पेक्ट करना तो वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं. बिजनेस आवर्स में आके 30 दिन में उनको एक्सट्रैक्ट देना पड़ेगा, जिस दिन उन्होंने मांगा है तब से. रिफ्यूज अगर कर देते हैं आरओसी, तो ये उनके ऊपर इंस्पेक्शन का ऑर्डर भी लग सकता है कि आरओसी क्यों नहीं देना चाहता, रजिस्टर मना क्यों करा है, तो इंस्पेक्शन भी चलाया जा सकता है. और ये सारा प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर? गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर. 172 में पनिशमेंट लिखा है 50,000 से लेके 5 लाख तक का. दिस इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर.